आज हम कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक के अंतर्गत लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समावयवियों की संख्या का निर्धारण कैसे करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीट लेवल का जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं या नीट को पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें इन चीजों को बढ़िया से शामिल करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा जो मैं आज बताऊंगा। खूब प्रैक्टिस चाहिए इसमें, और ये प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में और आपने एक नया नजरिया डेवलप होगा। तो चलो देखें कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ज्यामितीय समावयवियों की संख्या का निर्धारण कैसे करें और प्रकाशीय समावयवियों को प्रदर्शित करने की विधियां क्या हो सकती हैं। तो यहां पर प्रकाशीय समावयवियों को प्रदर्शित करने की विधियां ये भी देखेंगे। चलिए साहब आगे, पहली बात तो ये याद करा दूं कि ज्यामितीय समावयवी, आपको यहां पर बताऊंगा कि ज्यामितीय समावयवता क्या होता है। आपने पढ़ लिए, आपको याद होगा। ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता हमने दोनों पढ़ा है। ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाले जो यौगिक होगा वो कितने प्रकार के समावयवी प्रदर्शित करेंगे उसके, और जो प्रकाशीय समावयवी वो कितने समावयवी प्रदर्शित करेंगे, इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ज्यामितीय समावयवी दो ही होते हैं, सिस और ट्रांस होते हैं, लेकिन ऐसा है कि उनके कितने समावयवी और हो सकते हैं, इनके कैलकुलेशन का पूरा सिस्टम है जिनको आपको अभी याद करना है और सिस्टम को समझना है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जो मैं बताते जाऊंगा उसको नोट भी करिए और याद भी करते जाइए, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहली बात तो समझें कि ज्यामितीय समावयवता किन में होता है। हम ये जानते हैं कि दो परमाणुओं के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो उनमें ज्यामितीय समावयवता हो सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन दो, मैंने इसी के बारे में बता दूं कि कार्बन कार्बन या कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें ज्यामिति हो सकता है, लेकिन इसमें भी रूल ये है कि इस कार्बन की ये दोनों वैलेंसी समान समूह से जुड़ा हुआ है और यही इसमें भी है, या ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं कि दोनों कार्बन की जो वैलेंसी बची हुई है इसमें कोई ए जुड़ा हुआ है, इसमें कोई बी जुड़ा हुआ है, इसमें कोई सी जुड़ा हुआ है, इसमें कोई डी जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो परमाणु या समूह है वो अलग अलग भी होगा तो भी इस प्रकार से समावयवता उत्पन्न हो सकता है, ज्यामितीय समावयवता उत्पन्न हो सकता है। जैसे पहले वाले में आप क्या देख रहे हो, चलो पहले वाले को लेके चलते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ज्यामितीय समावयवता तभी उत्पन्न होता है जब डबल बॉन्ड हो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में, और कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं तो एक कार्बन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग हो, दूसरे की भी अलग अलग हो, और दोनों में से कोई ये समान हो जाए तो फिर नहीं होगा। तो ज्यामितीय समावयवता इस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं। ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करें, क्या समझें यहां पे, इस बात का ध्यान रखना। एक बात को हमेशा याद रखना, सीमित घूर्णन से द्विबंध का सीमित घूर्णन होगा तब यह समावयवता उत्पन्न होगा। द्विबंध में सीमित घूर्णन होगा तो यह समावयवता उत्पन्न होगा। अब यहां पर आप देखिए, ये ए बी और दूसरे परमाणु में कार्बन की दोनों संयोजकताएं, ये जो अलग अलग समूह जुड़ा हो वही जो समूह इसमें भी जुड़ा होगा। अब ये रोटेट हो जाए तब क्या होगा, ए बी बी ए। अब हमारे दिमाग में इतना ही समझ में आता है कि इसके दो ही समावयवी होंगे। ये जब समान दिशा में समान समूह है तो ये सिस फॉर्म में है, और ये समान परमाणु में इस तरह से क्या है, यहां पर समान परमाणु में ये समान समूह अपोजिट डायरेक्शन में है तब वो ट्रांसफॉर्म में है। तो सिस और ट्रांस दो आपको रूप नजर आएंगे। यहां पर तो बात क्लियर है, इतना तो हम समझ चुके हैं। जब इस तरह की चीजें रहती है तो ई जेड सिस ट्रांस ना बोल करके ई जेड समावयवी बोलेंगे।
EZ ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, यहां पर सिस ट्रांस ना बोलते EZ बोलेंगे। तो EZ वाला क्या है मैं अगली क्लास में बताऊंगा। देखो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाएंगे, बहुत आसान लगेगा कोई भी चीज। तो इसमें एक रूप तो ये हो गया, दूसरा रूप इसका क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, ये है A ये है B, और A के साइड पे C है तो यहां पर A के साइड पे D है, और इस तरह से जो B के साइड में जो D है वो B के साइड में यहां पर C है। इस तरह से समावयवी दो अलग तरह के हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एक ही कार्बनिक यौगिक में जो त्रिविम स्थान है, जिसको स्टीरियो सेंटर कह सकते हैं, यानी कि जहां पर ज्यामितीय समानता उत्पन्न होती है, वो दो से ज्यादा जगहों पर हो, तब की स्थिति में समावयवियों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे यहां पर अपन देखें, एक एग्जाम्पल देखें, इसमें दो समावयवी हो गए, इस तरह का है तो इसमें इस तरह का है तो दो समावयवी हो, क्योंकि इसमें दो क्या है, एक ही ज्यामितीय सेंटर है। मैं उस स्थान को जहां पर ज्यामिति पाई जा सकती है तो कौन सी जगह होगा उसके बारे में बताऊं। जिसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, स्टीरियो सेंटर, या भी बोल सकते हैं आकाशीय केंद्र बोल सकते हो, या ज्यामितीय केंद्र बोल सकते हो। इसको शॉर्ट में SC लिख दें। तो स्टीरियो केंद्र कौन होगा ये समझेंगे। जैसे इसमें मैंने C और C डबल बॉन्ड से जोड़ा है, और यहां पर H लगा हुआ है, और इस जगह पर A लगा है, इस जगह पर B लगा हुआ है। अब बताओ मैं इसको घुमा भी देता हूं तो क्या होने वाला है, H H C डबल बॉन्ड, ये B A के साइड में H है, B के साइड में B है, B के साइड में भी H है, A के साइड में H है, A के साइड में H ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। मतलब ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, स्टीरियो सेंटर यहां पर नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा कि इस जगह पर कोई A है, कोई X है, कोई B है, कोई D है, तो आप बताओ ये इसके घूम जाने पर अलग प्रभाव पड़ेगा। A के साइड में B है, यहां पर X के साइड में D है, तो अगर घूम जाएगा तो क्या मिलेगा, A X, चाहे इसको घुमाओ या इसको घुमाओ, एक को तो घुमाना है, D B, तो A के साइड में D है और X के साइड में B है। मतलब इसके तुलना में वो दोनों में ऐसा नजर आ रहा है कि दोनों अलग तरह के कंपाउंड नजर आ रहे हैं। अगर ये दोनों समान भी होते, ये दोनों असमान हैं और सेम चीजें यहां पर कॉपी हुई होती, तो भी उसमें स्टीरियो सेंटर पॉइंट आएगा। मतलब किसी एक का जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जो दो समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग होना चाहिए, इसके भी अलग अलग होने चाहिए। तो ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर, और इस कारण से इसमें क्या हुआ, चूंकि एक ही जगह, इस अणु में एक ही जगह पे स्टीरियो सेंटर है या ज्यामितीय केंद्र है, तो इसके दो ही समावयवी होंगे, एक और ये दो। इसमें देखो दो दो, तो यहां पर एक स्टीरियो सेंटर होने पर दो ही समावयवी हो सकते हैं। क्या दो स्टीरियो सेंटर होने पर कुछ ज्यादा हो सकते हैं? अगर एक बार ट्राई करके देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C H, यहां पर ले लेता हूं मैं CH2, यहां पर है OH, ये डबल बॉन्ड C, यहां पर ले लेता हूं मैं Cl, और इस जगह पे ले लेता हूं चलो H। अगर यहां पर है तो इस जगह को हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, देखिए मैंने CH लिखा था तो CH को मैं यहां पर फिर से लिख दूं, यहां पर CH। इस जगह पर आप देखो कि इस कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग है, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग है, ये एक स्टीरियो सेंटर है। यहां पर भी देखिए इस कार्बन की दोनों चीजें अलग है और इस कार्बन की ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग चीज है, मतलब ये भी स्टीरियो सेंटर। तो यहां पर स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, दो। तो बोलूंगा ज्यामितीय केंद्रीय स्टीरियो सेंटर कितना है इसमें, जिसको हम मैं यहां पर इसको दर्शाने के लिए क्या बोलूंगा, ज्यामितीय केंद्र की संख्या
केंद्र या स्टीरियो सेंटर की संख्या को मैं दर्शाऊंगा स्मॉल n से। यहां पर स्टीरियो सेंटर की संख्या को दर्शा रहा हूं स्मॉल n से, तो यहां पर कितना है, स्मॉल n की संख्या कितनी है, 2। जब ऐसा होगा तो एक समावयवी ये हुए, दूसरा समावयवी क्या होंगे जरा देखिए इसके, H ऊपर, CH3 नीचे, डबल बॉन्ड COH CH जैसा है मैं वैसे के वैसे बना दिया, ClH। ये दूसरे समावयवी हो गए, 1 2। और क्या घूम सकता है जरा देखें, तो ये इसके साइड में आ गया, ये इसके साइड में आ गया, ठीक है। H समान साइड में, ये दोनों, तो ये दो अलग चीज बन गई। इस जगह को घुमाते हैं अब अगले में, H CH3 C डबल बॉन्ड COH H डबल बॉन्ड C H Cl। ये तीसरी संरचना हो गई। और क्या हो सकता है, अब इसके लिए मैं इनको घुमा दूं, 4 CH3 H C डबल बॉन्ड C OH CH। और कोई नई संरचना बन सकती है क्या, जरा देखें, ये बन गया। और क्या हो सकता है, ये इसको CH3 की तरफ ये C आ गया, CH3 की तरफ C आ गया, CH3 की तरफ C, CH3 की तरफ यहां पर C है। ये स्ट्रक्चर में यहां पर अगर मैं कहूं कि ये ऊपर हो जाए नीचे आ जाता, ये इसको ऊपर और इसको नीचे करके एक संरचना ये जो दिख रहा है ये बन गया। मतलब आप 1 2 3 4 समावयवी मिल रहे हैं। अब ऐसे कैलकुलेट करते हुए आओगे स्ट्रक्चर बना बना के, तो मुझे लगता है कि एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा, तो हमें इसके कुछ ट्रिक और उसके कुछ फॉर्मूले की तरफ जाना होगा। तो चलिए हम कैसे कैलकुलेट करें समावयवियों की संख्या को, क्या इतनी ही होंगे, क्या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हम इसको भी देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ज्यामितीय समावयवियों की संख्या की गणना करना है। तो इसकी गणना करने के लिए हमें यहां पर ध्यान देना होगा सबसे पहले कि ज्यामितीय समावयवी कितने प्रकार के होंगे। एक होता है असम्मित यानी कि सिमिलर अणु, असम्मित अणु, और दूसरा होता है सम्मित अणु। सम्मित अणु मतलब यहां पर दो शब्द लगाए गए, एक क्या बोलते हैं, डिसिमिलर, और एक होता है सिमिलर। और सिमिलर डिसिमिलर का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे। जब किसी अणु को देखते हो तो दोनों दिशाओं से नंबरिंग करने पर उसका नाम एक जैसा आ जाए तो वो सम्मित है। पहले भी हमने इस तरह की चीजों को देखा था। सम्मित और असम्मित को थोड़ा सा समझाता हूं मैं, देखिए यहां से CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड C। हमारे पास हो गया ये H और ये CH3। इधर से नंबरिंग करके देखिए कौन कहां कहां पे आ रहा है। 1 2 नंबरिंग करके मैं दिखा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है, और 8 कार्बन की चेन में देखिए तीसरे पर मिथाइल आ रहा है, तीसरे पर इधर से करेंगे तो 1 2 3 इधर से भी मिथाइल उसी जगह पे आएगा। नंबर डबल बॉन्ड दूसरे, चौथे और छठवें पर आया, 2 4 6 पर आ रहा है। 2 4 6 इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 उधर से भी सेम हो रहा है। मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिमिलर मॉलिक्यूल है।
सिमिलर मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे? सममित अणु। ये सममित अणु। असममित अणु क्या होगा जरा देखें। CH3 CH C डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C, और मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां पर Cl, यहां पर Br। चलो, अगर आप देखो तो इधर से और इधर से दो अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। इधर से नंबरिंग करेंगे तो अलग नाम बनेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो अलग नाम बनेगा। सीधी सी बात है। सबसे बढ़िया चीज है कि IUPAC नेमिंग सीखे हो तो इसका उपयोग बड़ा आराम से हो सकता है। तो ये हमने देखा, ये कैसा है? डिसिमिलर मॉलिक्यूल, यानी असममित अणु। अब यहां पर ध्यान रखना है, सममित अणु और असममित अणु में कैसे हम समावयवियों की संख्याओं को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो, असममित अणु यानी कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल होने पर ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी होगी? ज्यामितीय समावयवियों की संख्या, यहां पे GI मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्यामितीय समावयवियों की संख्या होगी 2 का पावर n, 2 का पावर n। यहां पर n जो है वो क्या चीज है? n है ज्यामितीय केंद्रों की संख्या। ज्यामितीय केंद्रों की संख्या। सिर्फ असममित अणु के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 का पावर n। ये तो मुझे लगता है कि याद हो गया। लेकिन सममित अणु होगा तब थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट होती हैं। सममित अणु होगा तो दो प्रकार से केंद्रों की संख्या होगी, सममित केंद्रों की संख्या होगी। त्रिविम केंद्र भी कहते हैं इसको। त्रिविम केंद्रों की संख्या सम और विषम हो सकता है। n की वैल्यू जो है सम केंद्रों की संख्या कैसी होगी? सम संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। सम मतलब 2 4 6 8, यानी इवन नंबर आएगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ओड नंबर आएगा तब इस नंबर का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिलहाल क्या होता है, सममित अणु होने पर दो प्रकार का केस बनता है। एक है, ये स्थिति हो सकती है कि n की वैल्यू सम हो सकता है, n की वैल्यू विषम हो सकता है। n की वैल्यू अगर सम हो तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, नंबर ऑफ GI, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवियों की संख्या बराबर n की पावर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। जब क्या होगा? सम होगा। तब विषम संख्या में होगा तो याद कर लें, नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। ये थोड़ा सा फर्क है, n बाई 2 है जबकि ये n माइनस 1 बाई 2 है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल पर काम करेंगे, समावयवियों की संख्या कैलकुलेट करेंगे। चलिए, जैसे मेरे पास ये एक संरचना है। अब इस संरचना में मुझे पता लगाना है कि इसके समावयवियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले यह पता लगाओ कि अणु सममित है कि असममित है, यानी सिमिलर है कि डिसिमिलर है। अणु की संरचना को देखो और बताओ कि सममित है कि असममित है। हमेशा याद रखना कि ये दो फॉर्मूले दिया गया है, सम्मित हो असममित होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल सा n 2 की पावर n, और असममित होगा तो ये दो तरह के फॉर्मूले यूज होंगे, जिनमें से एक सम संख्या वाले में यूज होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, और विषम होगा तो यूज होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, ये यूज होगा। अब चलते हैं यहां पे बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास ये है। अब चलते हैं यहां पे बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास ये है
तो ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले दो बातों पे ध्यान रखना, सिमिलर है कि डिसिमिलर है अणु। नंबरिंग करके देख लो, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा किधर से नंबरिंग करने पर ये नजदीक पड़ रहा है। एक इधर से ना, तो नंबरिंग कर लिए हमने, चलो नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखो कि दूसरे पर आ रहा है डबल बॉन्ड, यहां पर चौथे पर आ, दूसरे और चौथे पर आ रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, 3 और 5 पर आ रहा है। तो बताओ बेटा ये कैसा है, बताओ। दोनों नंबर, दोनों दिशा में नंबर किया गया, अलग अलग आया, मतलब ये वाला नंबरिंग रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा नामकरण में, फिलहाल अलग अलग आया। इसका सीधा मतलब है कि ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल है ना, असम्मित अणु है। ये कैसा अणु है? असम्मित अणु है, ये पता चल गया। यहां पर हमें पता चल गया कि असममित अणु है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल। जब आपको पता चल गया डिसिमिलर मॉलिक्यूल है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ज्यामितीय केंद्र कितना है ये पता लगा लेते हैं, यानी कि n की वैल्यू कितना है वो पता लगा लेते हैं। n की वैल्यू देखो बेटा, ये इस कार्बन से, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस कार्बन से दो अलग अलग तरह के समूह जुड़े हुए हैं, एक H है एक CH3 है। इस जगह पर भी इस कार्बन पे H जुड़ा हुआ और बाकी स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ, यानी कि ये कौन सा केंद्र है? ये GI है, यानी सॉरी GI बोलेंगे, इसको स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं, त्रिविम केंद्र बोल सकते हैं, SC बोल रहा हूं, स्टीरियो सेंटर SC है। यहां पर SC है कि नहीं, ये देखो, ये हाइड्रोजन और बाकी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन और बाकी स्ट्रक्चर, यानी ये दो SC, तो n की वैल्यू 2 है। अब n की वैल्यू पहचानने आया ना, n की वैल्यू पहचानते समय याद रखना कि कार्बन ये जो है दोनों में ही ये अलग अलग चीज जुड़ा होना चाहिए, ABCD, ये अलग हो, ये अलग हो, ये जरूरी नहीं, ये भी यहां पर भी ध्यान रखना, ये समान भी हो जाए तो चलेगा, AB भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये दोनों समान नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी ये दोनों समान हो गया, या फिर इधर वाला ये AB हो गया, इधर वाला समान हो गया तो भी नहीं चलेगा, ये समान हो गया तो भी नहीं चलेगा। तो ये स्टीरियो सेंटर हो गया। स्टीरियो सेंटर जो रिंग होता है वो भी होता है, कार्बन का जो रिंग होता है वो भी स्टीरियो सेंटर होता है। कैसे होता है मैं एग्जांपल के साथ आगे बढ़ाते जाऊंगा, पता समझाते जाऊंगा, समझते जाएंगे उसको। तो यहां पे क्या हो गया देखो, तो n की वैल्यू 2, अगर n की वैल्यू 2 है, अब यहां डिसिमिलर होने पर फॉर्मूला क्या है बेटा, सूत्र क्या है हमारा? फॉर्मूला हमारे पास हमने देखा था, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI। क्या जवाब दोगे यहां पे? तो होगा यहां 2 की पावर n, फॉर्मूले पर n की वैल्यू 2 है, यानी कि वैल्यू 4, यानी समावयवियों की कुल संख्या 4 होगी। अब ये एक तो समझ में आ गया, आगे जाकर के आपको मिलते जाएंगे एग्जाम्पल, हम उसको समझते जाएंगे, क्या जवाब होते जाएगा आप देखते जाइएगा। तो क्या मिला आपको? समावयवियों की संख्या, यहां पर ज्यामितीय समावयवियों की संख्या 4 होगी, यानी इसके 4 ज्यामितीय समावयवी बनेंगे। अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना के देखोगे टाइम लग जाएगा, सो मैं यहां पर सीधे सीधा कैलकुलेशन के आधार पे बता रहा हूं, आप ध्यान से समझें इनको। अगला एग्जांपल मेरे पास है ये, इस संरचना को ध्यान से देखिए। ये इस कार्बन से, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन को चेक करना है कि क्या दो अलग समूह जुड़े हैं, यस, इधर भी अलग समूह जुड़े हैं, यस, तो ये ज्यामितीय सेंटर हो गया। ये इसके साथ भी, इस कार्बन के साथ H जुड़ा है, बाकी स्ट्रक्चर है, H जुड़ा है, बाकी स्ट्रक्चर है, यानी कि यहां पर ये भी स्टीरियो सेंटर है। अब संरचना को देखना है कि सम्मित है कि असम्मित है। 1 2 3 4, 2 4, 2 और 4 पर आ रहे 10 नंबरिंग करने पर, 1 2 3 4, यानी 2 4 दोनों दिशाओं में, इधर से नंबरिंग करोगे तो भी, इधर से नंबरिंग करोगे तो भी, दोनों दिशाओं में क्या वैल्यू आ रहा है? 2 4 आ रहे हैं। जब ये दोनों दिशा में 2 और 4 आ रहे हैं, मतलब ये संरचना कैसी? सिमिलर है, सिमिलर मॉलिक्यूल है, जिसको क्या कहते हैं? सम्मित अणु। सिमेट्रिकल नहीं बोल करके सम्मित बोलते हैं, ये सिमिलर बोलते हैं।
n की वैल्यू क्या आ रहा है 2, ये स्टीरियो सेंटर है 2। ये कैसा है, इवन है कि ऐड है, ओड है, ये है ओड यानी कि सम संख्या में। जब सम संख्या में होता है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होगा नंबर ऑफ GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। सम संख्या में हो तो ये सा वैल्यू होगा। तब n की वैल्यू यहां पर 2 हुआ तो ये हो गया 2-1 प्लस 2/2-1। ये हुआ 2 का पावर 1, यहां पर होगा 2 का 1-1 यानी कि 2 प्लस कितना होगा, सिमेट्रिकल नहीं बोल करके सममित बोलते हैं, ये सिमिलर बोलते हैं। n की वैल्यू क्या आ रहा है 2, ये स्टीरियो सेंटर है 2। ये कैसा है, इवन है कि ऐड है, ओड है, ये है ओड यानी कि सम संख्या में। जब सम संख्या में होता है तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होगा नंबर ऑफ GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। सम संख्या में हो तो ये सा वैल्यू होगा। तब n की वैल्यू यहां पर 2 हुआ तो ये हो गया 2-1 प्लस 2/2-1। ये हुआ 2 का पावर 1, यहां पर होगा 2 का 1-1 यानी कि 2 प्लस कितना होगा 2 का पावर 0 यानी कि 2। जब किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती, यहां पर इसका आ गया 3। यानी ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए हो गया। अब मैं एक और दिखा रहा हूं, इसको बताओ क्या होगा। इसमें ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी होगी, पहले तो चुनो सिमिलर है कि डिसिमिलर है, दूसरा चुनो कि कितने ज्यामितीय केंद्र है, फिर तीसरी बात होगी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 3 स्टेप में काम करो। चलो बताओ, सबसे पहला जवाब दो बेटा, सिमिलर है कि डिसिमिलर है। सबसे पहला काम तो यही करो। सुरती खाता है क्या हो रहा है, सिमिलर कि डिसिमिलर। चलिए यहां पर अगर आप देखो तो क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 2 पर आया, 3 4 4 पर आया, 5 6 1 2 3 4 5 6 6। इधर से 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सेम सेम, यानी कि ये सिमिलर मॉलिक्यूल है। बाकी नाम चाहे इधर से करो या इधर करो, सेम आना चाहिए। सबसे बड़ी पहचान होता है नामकरण करने आ गया ना तो बहुत कुछ आपका आसान हो जाएगा। नामकरण का नियम बहुत कुछ सिखाता है। सेकंड, इसमें n की संख्या, स्टीरियो सेंटर कितने हैं, ज्यामितीय केंद्र कितने हैं। एक, ये भी देखो दोनों से ये सेम चीजों से नहीं जुड़ा है कार्बन, ये भी अलग अलग है। दोनों वैलेंसी कार्बन के अलग है, दोनों वैलेंसी कार्बन के अलग है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रही ना। इस कार्बन से डबल बॉन्ड है और एक H जुड़ा हुआ है, यहां पर CH3 है, यानी कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर जब तक रहेगा और इधर भी होना चाहिए वैसे ही अलग अलग, तभी जाकर के वो क्या बनेगा, ज्यामितीय केंद्र बनेगा। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को क्लियर हो चुका है कि ज्यामितीय केंद्र कैसे निकाला जाता है। तो 1 2 3 ज्यामितीय केंद्र 1 2 3 3 है, सिमिलर है और यहां पर ये ओड नंबर में है। कैसा है, विषम है। और विषम होगा तो इसका सूत्र क्या होगा, तो होगा नंबर ऑफ GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इस जगह पर मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, n 2 की पावर n-1 प्लस,
ओड नंबर में है तो इसका क्या होगा, 2 की पावर n-1/2, ये फॉर्मूला यूज होगा। याद आ रहा है? ये देखो ये वाला फॉर्मूला। ठीक, चलिए ये फॉर्मूला यूज करूंगा। फिर अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो चलो क्या होगा, 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2, इसका हो गया 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर, ये कितना हुआ, 3-1 यानी कि 2/2। अब कितना हो गया, 2 की पावर 2 है मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 प्लस यहां पर होगा 2/2 यानी 1 हो गया, 2 की पावर 1 यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहां पर ज्यामितीय समावयवियों की संख्या होगी 6। ठीक है, देख लो और बताओ क्या आप सही हो, आपने जो बनाया था वो सही था कि नहीं था। अब अगले स्टेप में भी समझेंगे, इसको बना के देखो आप। चले, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? ले ले। सिमिलर है कि डिससिमिलर है, इसको चेक करो सबसे पहले। और ज्यामिति सेंटर कौन कौन सा है उसको पता लगाओ। सबसे पहली बात तो नजर आ रही 1 2 3, 1 2 3 4 डिससिमिलर है। अब डिससिमिलर जब मॉलिक्यूल होता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि ज्यामिति सेंटर सम में है कि विषम में है, ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधी सीधी बात है कि बस 2 की पावर n लगानी होती है। n की संख्या इसमें कितनी है, n की संख्या याद रखो। किसी रिंग, यहां पर देखिए ये एक ज्यामिति सेंटर है एक और ये 2। यहां पर एक चीज और ध्यान देना कि रिंग है, जब किसी रिंग में अगर कोई श्रृंखला जुड़ी हुई है और इस जगह पर जुड़ा हुआ जो भी पार्ट होता है, इस जगह पर ये वाला, इस जगह पर क्या होगा, एक तो ये जुड़ा हुआ है, दूसरी जगह पे क्या होगा, H होगा जो दिखाई नहीं दे रही है, और इसमें भी H होगा। यानी कि ये कौन सा कार्बन है, यहां पर sp3 कार्बन से अगर जुड़ा होगा, हेलो कौन से कार्बन से जुड़ा होगा, sp3। जब रिंग है और रिंग में, रिंग भी एक स्टीरियो सेंटर होगा, रिंग भी एक स्टीरियो सेंटर होगा, ज्यामिति केंद्र होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, रिंग भी ज्यामिति केंद्र होगा जब कोई श्रृंखला, जब कोई दो श्रृंखला, जब कोई दो श्रृंखला, श्रृंखला मतलब चेन, दो श्रृंखला रिंग के दो sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। 2-3 कंडीशन है, 2 कंडीशन दिखाई दे रहा है यहां पे। एक तो रिंग भी एक ज्यामिति केंद्र होगा, लेकिन इसके कंडीशन भी है कि कोई दो श्रृंखला, यानी कि इधर भी एक श्रृंखला जुड़ा है, इधर भी एक श्रृंखला जुड़ा हुआ है, 2 श्रृंखलाएं, और वो किस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब की कंडीशन में वो क्या होगा, रिंग होगा। दूसरी बात है, रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होगा, रिंग के अंदर द्विबंध होने पर ज्यामिति केंद्र तभी होगा जब रिंग में कम से कम 8 कार्बन
परमाणु होंगे। अब यहां पर भी देख लीजिए आप कि sp3 कार्बन से दोनों रिंग जुड़ा है, तो इस तरह से ये रिंग जो है एक ज्यामितीय केंद्र हो गया। दूसरी बात है, इसमें ये रिंग के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये भी एक ज्यामितीय केंद्र होगा, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 8 कार्बन का रिंग है। ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा, कम से कम 8 कार्बन होना ही चाहिए। ने ऑक्टेन या साइक्लो ऑक्टेन या साइक्लो ऑक्टीन होगा तब की कंडीशन में साइक्लो ऑक्टीन होगा। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये वाला इस जगह पे ना जुड़ा हो, याद रखना। sp कार्बन वाले में, sp2 कार्बन वाले में ना जुड़ा हो, sp3 में ही जुड़ा हो रही। तो ये बातें। अब हमारे पास कितने ज्यामितीय केंद्र हुए? 1 2 3, ये 1 2 रिंग हुआ 3 और ये 4, तो 4 ज्यामितीय केंद्र है। और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर डिसिमिलर है, असम्मित अणु है, तो असम्मित अणु के लिए फॉर्मूला यूज करते हो नंबर ऑफ Gi इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो हमारे पास हो गया 2 की पावर 4, और इस तरह से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ये इसका जवाब है कि 16 समावयवी इसके होंगे। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल पे काम करना है बेटा, क्योंकि नई नई बातें यहां पर सीखने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए, क्या बात समझ में आई आपको? और एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको बताइए। ये वाला, चलो एक बार सोचो और बताओ मुझे। चलो बताओ, इसमें बताओ ये अणु कैसा है? सिमिलर, डिसिमिलर, असम्मित अणु, असम्मित अणु है, डिसिमिलर अणु है। n की वैल्यू कितनी है? देखो भाई, कौन कौन से ज्यामिति, ये देखो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, समान परमाणु जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये ज्यामिति सेंटर नहीं होगा। दूसरा, इस जगह पर H और ये जुड़ा हुआ है, H और ये जुड़ा हुआ है ना, C से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों स्थितियों में ये ज्यामिति कर सकता है। यहां पर ये 2 कार्बन sp3 से जुड़ा हुआ है, तो ये रिंग भी कर सकता है। रिंग से ये अलग दिशा में है, इसलिए ये भी देखो 8 6 तो करेगा ही करेगा, 8 तो करेगा ही करेगा, 6 भी करता है, कई कंडीशन ऐसे आते हैं। तो ये भी एक ज्यामिति रोटेट हो सकता है, तो ये भी करता है। तो हमारे पास टोटल हो गया 3। तो अब बताओ कितने हो गए? 3। तो असम्मित होने पर नंबर ऑफ Gi इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 समावयवी इसके होंगे। असम्मित होने की कंडीशन में ऐसा हुआ है, सम्मित होता तो बात और कुछ होती। चलिए साहब, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम यहां पर ये सीख रहे हैं कि किसको कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम्मित असम्मित क्या है, और हम यहां पर यूज कर सकते हैं किस कौन कौन सा स्टीरियो सेंटर है, ये बस ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर बताइए कि यहां पर क्या होगा। हो गया? चलिए, यहां पर एक चीज नजर आ रहा है, यहां पर ज्योमेट्री सेंटर नजर आ रहा है। इस जगह पर आप बात करेंगे कि डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड रेगुलर आया हुआ है। इस पूरे पार्ट को क्यूमिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूमिलीन कहते हैं। और क्यूमिलीन जो है एक स्टीरियो सेंटर होता है। देखो ये याद रखिएगा, CH है, CH है। अगर यहां पर दोनों जगह HH हो जाता तो फिर ये नहीं हो पाता, क्या रखना। तो ये इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे, CH होगा और यहां पर H होगा, तो उस कंडीशन में नहीं होगा। इस जगह पर भले ही अब कुछ और स्ट्रक्चर जोड़ो, वैसे ही इस तरफ वाले में H में भी जैसे Cl हमने जोड़ दिया, तब उस पूरे कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? क्यूमिलीन एक स्टीरियो सेंटर है, एक स्टीरियो सेंटर है। तब हमारे पास कितने स्टीरियो सेंटर हुआ? 2। अब यहां पर सिमिलर है कि डिसिमिलर? डिसिमिलर है,
असममित है, सम्मित नहीं है, तो हम यहां पर कह सकते हैं असममित अणु। असममित अणु है और n की वैल्यू हमारे पास हो गया 1 और 1 दो ज्यामितीय केंद्र है, तो असममित होने पर नंबर ऑफ GI फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है? GI फॉर्मूला क्या है? 2 का पावर n और इस तरह से 2 का पावर 2 यानी कि 4, ये वैल्यू होगा। तो इसमें कितना आया? 4 समावयवी होंगे। और भी देखते हैं, चलिए इस एग्जांपल को बताइए क्या होगा, आप क्या सोच रहे हो? इसको सोच के देखें, कई तरीके कई रास्ते निकल आएंगे, कुछ नई चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा। यहां पर देखिए, इस कार्बन को देखो, अलग अलग चीजों जुड़ा हुआ है। कार्बन पे CH3 जुड़ा है, H जुड़ा है, कार्बन पर H जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर जुड़ा है, मतलब ये एक ज्यामितीय केंद्र है। दूसरी बात, क्या ये एक ज्यामितीय केंद्र है? एक बार सोच के देखो, आपको जवाब मिलेगा। आप खुद भी सोच सकते हो, चलो एक बार सोच के देखो। चलिए, यहां पर क्या है? ऐसा है स्ट्रक्चर। इस जगह पर और इस जगह पर क्या है? इस जगह पर दो अलग चीजें, यानी कि यहां पर ये स्ट्रक्चर है, रिंग है ये वाला, और इस जगह पर H है। ये इसके घूमने की स्थितियां आ सकती है, लेकिन यहां पर बात करते हैं तो इस जगह पर ये हमेशा एक ही दिशा में रहेगा। मतलब sp2 कार्बन से अगर जुड़ा होगा, ये sp2 कार्बन जबकि ये sp3 है, तो दोनों कार्बन कोई रिंग तभी ज्यामितीय केंद्र बनाएगा जब दोनों कार्बन, ये कौन सा sp3 है ना, दोनों कार्बन जिनसे रिंग जुड़ा हुआ है वो कैसा हो? sp3 हो। ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, और ये कैसा है? sp3 है, जबकि दोनों क्या होना चाहिए था? sp3 होना चाहिए था। तब जाकर के वो क्या बनाएगा? ज्यामितीय केंद्र बनाएगा। तो यहां पर ये ज्यामितीय केंद्र नहीं है। दूसरी बात, ये डबल बॉन्ड इस जगह पर है, ये डबल बॉन्ड इस जगह पे होता, तब जाकर के रिंग भी और ये डबल बॉन्ड भी दोनों ही स्टीरियो सेंटर होता। तो यहां पर उसका डबल बॉन्ड भी फिर बात करते हैं केवल यहां पर ये कैसा डिसिमिलर है, असममित अणु है। और दूसरी बात है n की वैल्यू कितना है? 1 है। सूत्र है नंबर ऑफ GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो 2 की पावर n, तो यहां पर 2 की पावर 1 यानी कि 2। यहां पर ज्यामितीय समावयवों की संख्या होगी 2, जो सिर्फ इसके कारण होगा, यानी कि एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, या E होगा, Z होगा। यहां पर इतना ही समझना है। अगली बातें इसको देखें, इसमें क्या है? क्या इसमें ज्यामितीय केंद्र है और कितने हैं वो पता लगाइए। सिमिलर है, डिसिमिलर है, ये पहले पता। ये स्टीरियो सेंटर हुआ, ये रिंग है, रिंग भी एक स्टीरियो सेंटर होता है। ये भी sp3 कार्बन है, इसलिए ये स्टीरियो सेंटर होगा। और यहां पर आप ध्यान दो कि ये जगह तो है H और दूसरी स्ट्रक्चर, और यहां पर दोनों H बराबर है, यानी कि ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो हमारे पास हो गया n की वैल्यू 2। अब बताओ, असममित होने पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 की पावर n, और हमारे पास हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या होगी 4। अभी कहा आप भी बनाओ ना, चलो इसको बना के देखो आप।
आप कैसे समझ पा रहे हो देखते हैं, चलो कोशिश करो एक बार। ज्योमेट्री सेंटर नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पर ये एक वैल्यू आया और फॉर्मूला है नंबर ऑफ जी आई इज इक्वल्स टू 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2, दो समावयवी होंगे इसके। ये क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। और एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको आप एक बार देखिए और बताइए जल्दी से इसमें कैसे करेंगे। क्या ये बन गया? सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई इसमें ये सममित है कि असममित अणु। चेक करो। Cl देखो 1 2 3, देखो इस तरफ डबल बॉन्ड 3 बार है, इधर नहीं है, मतलब ये सीधी सी बात है, डिसिमिलर है, असममित है, ये असममित है, असममित अणु है। ठीक है। अब यहां पर स्टीरियो सेंटर कितना है ये भी चेक करते हैं, n की वैल्यू। ये पूरा क्यूमिलिन वाला पार्ट है तो 1 हो गया। इस जगह पर भी देखिए CH है, समान नहीं है, असमान है, और ये भी H है और Cl है, यानी कि ये भी असमान है, तो ये 2 हुआ। n की वैल्यू 2, तो नंबर ऑफ GI इज इक्वल्स टू 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2। इस तरह से हो गया हमारे पास 4। इसमें GI की संख्या हो गई 4, यानी ज्यामितीय समावयवियों की संख्या है 4। इसको देखो, यहां पर भी आप देख रहे हो कि भाई ये sp2 है, H H H जो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आप समझ सकते हो sp2 बोल रहा था, sp3 ठीक है। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो एक ही रिंग है, तो ज्यामितीय केंद्र 1 है, n की वैल्यू 1। सममित तो नहीं है, असममित भी बोल सकते हैं। तो यहां पर 1 तो इसमें हो जाएगा, GI की संख्या, नंबर ऑफ GI कितना होगा, GI ये हो जाएगा n की 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 यानी 2, इसमें 2 होगा। इसमें देखो, अब इसको थोड़ा सा समझना है कि भाई यहां पर भी 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज नजर आ गया, एक अलग अणु नजर, एक अलग समूह नजर आ गया। अलग समूह नजर आने पर ये कितने प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, इसके स्ट्रक्चर को एक बार बना के देखते हैं। चलिए, ये देखिए ऊपर के साइड में Cl है, ऐसे करते हैं ना फ्लाईवेज स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो ऊपर के साइड आता है तो बॉन्ड को इस तरह दिखाते हैं, और यहां पर भी इस तरह से बॉन्ड जो है इस तरह। तो Cl ये मिथाइल ग्रुप है, Me और ये Cl। फिर दूसरी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है कि ये अंदर है Me, फिर बाहर Cl, बाहर Cl, ऊपर की साइड में Cl। और क्या हो सकता है, ऊपर के साइड में मिथाइल, ऊपर के साइड में Cl और अंदर के साइड में Cl। इस प्रकार से 3 संरचनाएं बनती हैं, और अगर इनको और इनके साथ तुलना करें तो एक ऊपर, दोनों ऊपर है, एक से स्थिति है, एक नीचे एक ऊपर है, ऐसा है। जब ये ऊपर था इस तरह से दोनों में आपको नजर आया, तो टोटल समावयवियों की संख्या कितनी मिल रही, 3। अगला और देख लेते हैं, ये इसमें ये भी असममित है, डिसिमिलर है, असममित है, असममित है। और इसमें आप क्या देख रहे हो, ये स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है, ये एल्डिमीन कहलाती है या ऑक्सिन एल्डिमीन नहीं कहलाती, ऑक्सिन कहलाती। तो ऑक्सिन जो है इसकी संरचना में आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट जो है, अगर ये दोनों, ये CH है ना, अगर H का ना होकर कि ये पूरा स्ट्रक्चर होता समान तो फिर बात अलग थी। फिलहाल तो ये 2, n की वैल्यू 2 मिला, डिसिमिलर है, तो हमारे पास हो गया, इसकी संख्या की बात करते हैं 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि टोटल हो गया 4 होगा समावयवियों की संख्या।
यहां पर पूछा जाएगा कि इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराने पर जो बना हुआ पदार्थ है वो कितने ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर क्या है, इस पदार्थ की अभिक्रिया, इस पदार्थ की अभिक्रिया NH2OH से कराने पर प्राप्त ऑक्सीजन में कितने GI यानी कि ज्यामितीय समावयवी होंगे, ये क्वेश्चन। तो भाई ये 2H और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा NH, क्या मिल गया, पानी निकल गया H2O, और ये सारे स्ट्रक्चर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस जगह पर है क्या चीज, ये जरा देखते हैं। यहां पर आ गया NOH, तो ये भी डिसिमिलर है, तो N की वैल्यू यहां पर 2 है, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर N यानी कि 2 की पावर 2, इसका मतलब है 4, समावयवियों की संख्या होगी 4। अब मुझे लगता है कि जितने एग्जाम्पल किए उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिला है और बहुत सारी चीजों को आपने सीखा है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए कितना है इसमें। देखो बेटा, ये पॉइंट तो जिस जगह पे जुड़ा है sp2 है, sp2 कार्बन है, पर यहां पर एक बात और नजर आ रहा है कि इसके घूमने पर ज्यामिति पैदा हो सकता है, तो ये वाला स्टीरियो सेंटर होगा, क्योंकि ये तो अलग है और ये दोनों स्ट्रक्चर, ये इधर दोनों की जो संरचना है अनबैलेंस है। पर यहां पर इस जगह पर इसके घूमने की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो दोनों समान समूह है। सो इस जगह पर ये वाला जो रिंग है वो किसी भी प्रकार से ज्यामिति केंद्र उत्पन्न नहीं करता। तो n की वैल्यू 2 है, सॉरी n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 आ गया। अब यहां पर हो गया कि 2 की पावर 1 यानी कि 2, यहां पर ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कितनी मिली, 2 मिला। तो काफी चीजें हमने देखा इसके आधार पर। अब हम देखें कि प्रकाशीय समावयवियों के लिए हम क्या सोचते हैं। आप ये जानते हो कि जिन यौगिकों में किरैलिटी पाई जाती है वो अण्वय अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप के साथ अध्यारोपित नहीं हो सकता है, जिसके कारण वह ध्रुवीय प्रकाश किरण को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देता है। चलो देखें कैसे होगा। तो जिन यौगिकों में क्या होता है, प्रकाशीय समावयता जिनमें किरैलिटी पाई जाती है, यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु से जुड़ा होगा, तब उसमें किरैलिटी होगा, और किरैलिटी होगा तो उसमें प्रकाशीय समावयता उत्पन्न होगा। प्रकाशीय समावयता उत्पन्न होगा तो क्या होगा, एक डी यानी कि प्लस समावयवी होंगे जो प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और दूसरा होगा एल जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। दोनों ही एक ही अणु में है, डी और एल दोनों ही एक ही अणु में पाया जाता है, तो इसको मीजोफॉर्म कहते हैं, तो उसे मीजोफॉर्म कहते हैं, मीजो रूप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास नजर आ रहा है डी, एल और मीजो रूप। तीन प्रकार से हम यहां पर संरचनाओं को देखते हैं। तो कितने डी, एल होंगे और कितने मीजो संरचनाएं होंगी, इनके बारे में हम यहां पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे जरा देखें। देखिए, प्रकाशीय समावयवियों की संख्या की गणना करते हैं। अणु 2 प्रकार का होगा, सिमिलर एंड डिसिमिलर, जैसे कि पहले भी देखे थे। अगर असम्मित अणु है तो उसके लिए आपने पहले वहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज किए थे, यहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। डी तथा एल की समावयवियों की संख्या होगी n की पावर 2 की पावर n, और मीजो की संख्या होगी 0। यहां पर मीजो की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। टोटल होगा कितना, इन दोनों का योगफल n2 की पावर n। एग्जाम्पल, इस संरचना को आप ध्यान से देखो, ये सम्मित है कि असम्मित है उसे चेक करिए। देखो यहां पर 2 कार्बन, दोनों कार्बन पर OH है, और यहां पर CH3 जबकि यहां पर COH है, तो यानी कि डिसिमिलर स्ट्रक्चर है। डिसिमिलर स्ट्रक्चर है। तो ये हुआ डिसिमिलर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर होगा D
एल डी एल समावयवियों की संख्या। डीएल समावयवियों की संख्या कितनी होगी? यहां पर होगा 2 की पावर n। यहां पर स्टीरियो सेंटर कितना है? ये किरिल कार्बन 1 और ये किरिल कार्बन। देखो किरिल कार्बन को ढूंढने का एक ही तरीका है ना, चारों संयुक्ता अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है। CH3 है, OH है, H है, ये अलग है। ऐसे ही तो 2 किरिल कार्बन है, ये एक स्टार लगा के दिखा रहा हूं, ये स्टार लगा 2 है। तो यहां पर n की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू 2 है। ये दो चीजें आपको पता चल गया, तो हो गया 2 की पावर 2, यानी कि ये 4 समावयवी होंगे। मीजो की संख्या कितनी होगी? 0 बोलो, यानी कि सब मिलाकर के 4। टोटल अणुओं की संख्या, टोटल समावयवियों की संख्या होगी 4। अब हम देखते हैं कि सममित अणुओं में प्रकाशित समावयवियों की संख्या की गणना करना है। तो एक एक करके हम देखें। यदि अगर वो समावयवी है तो सममित है, तो सममित है तो 2 घटना हो सकती है। n की वैल्यू सम और n की वैल्यू विषम हो सकता है। अगर n की वैल्यू सम संख्या में है तो 2 की पावर n-1 होगा d और l की संख्या, और मीजो की संख्या होगी 2 की पावर n/2-1। तो चलो चेक करते हैं। इस संरचना को देखिएगा, दोनों दिशाओं से करेंगे, नंबर नाम एक जैसा आएगा, और इसमें 2 किरिल पॉइंट है, 1 और 1। तो ये हो गया, इसमें n की वैल्यू 2 है, तो हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं कि भाई नाम रख के देखिए कितना होगा। तो नंबर ऑफ D एंड L की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n-1, तो होगा 2, 2-1, तो होगा 2 के पावर 1, यानी कि 2। यहां पर इसकी संख्या कितनी होगी? डीएल की संख्या होगी 2। मीजो की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ मीसो आइसोमर्स, मीजो फॉर्म, मीजो रूप कितना होगा? 2 की पावर n/2-1, तो हो गया 2 की पावर n/2, तो 2/2-1 यानी कितना हो गया? 2, 1-1, यानी कि कितना हो गया? 0, 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो टोटल समावयवियों की संख्या कितनी होगी? कुल समावयवियों की संख्या होगी 3, 2 और 1, 3। यहां पर भी देखो सममित है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो दोनों तरफ से सेम है, इधर से भी जाओगे तो सेम है, इधर से भी जाओगे तो सेम है, तो ये सममित है। अब n की वैल्यू कितनी है? ये किरिल है, ये किरिल है, ये किरिल है, ये किरिल है, देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4 किरिल पॉइंट है। तो ये नहीं है किरिल, क्योंकि इसमें 2 H समान हो गए, इसमें भी 2 H समान हो गया, तो 4 है, ये 4 हो गया। तो DL की संख्या कितनी होगी? DL की संख्या 2 की पावर n, तो कितना हो गया? 2 की पावर n-1, तो कितना हो गया? 2 की पावर 4-1, यानी कि 2 की पावर 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें 8 समावयवी होंगे DL। और मीजो की संख्या कितनी होगी? मीजो फॉर्म, मीजो रूप की संख्या, मीजो रूप की संख्या कितनी होगी? मीजो रूप की संख्या होगी, आपने फॉर्मूला लिखा है 2 की पावर n/2-1, तो हमारे पास हो गया 2, 4/2 -1, यानी कि हो गया 2 -2, ये 2 हो गया, 2 - 2 1, तो 2 का पावर 1 यानी कि 2। यानी कुल समावयवियों की संख्या कितनी हो गई? कुल समावयवियों की संख्या है 10। 8 धन 2 10। अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल और बच गए हमारे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। सममित अणुओं में विषम संख्या में यदि क्या हो? किरिल कार्बन हो, तब क्या करते हैं? D तथा L समावयवियों की संख्या बराबर होगा 2 की पावर 2-1 माइनस
2 की पावर n-1/2। मीजो की संख्या होगी 2 की पावर 2-1/2, यानी ये वाला। चलो देखें कैसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखो ये असममित है क्योंकि एक पूरा संरचना देखो इधर COH है जबकि इधर CH3 है, तो असममित है। किरल पॉइंट 3 है तो n की वैल्यू 3 है, तो DL की संख्या 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। तब यहां पर होगा n की वैल्यू 3 है तो 2 की पावर 3-1 माइनस 2 की पावर 3-1/2, तो ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर क्या होगा देखें 2/2। इस तरह से हो गया ये 4 माइनस 2 की पावर 1 यानी कि 2, ये होगा 2। तो कुल समावयवों की DL की संख्या कितनी होगी 2। मीजो की संख्या कितनी होगी, मीजो की संख्या है 2 की पावर 2-1/2, तो गया 2 कितना है 3-1/2, तो हो गया 2/2 यानी कि 1, यानी कि यहां पर 2। इसकी संख्या हो गई 2। टोटल संख्या हो गया 4। कुल कितना हो गया, कुल हो गया 4। चलिए यहां पर अपन देखते हैं ये कैसा है, ये भी सम्मित है और सम्मित होने पर कैसा है, सम संख्या में आ रहा है कि विषम में आ रहा है। ये किरल कार्बन है, यहां पर तो पता चल गया था ना किरल कार्बन, ये और ये। यहां पर ये किरल 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 और ये किरल हो गया, तो 1 2 3 4 5 आ गया, किरल कार्बन हो गया 5। जब 5 किरल कार्बन है तो n की वैल्यू 5 और यहां पर DL की संख्या हमारे पास कितना होगा 2 की पावर n-1 माइनस, ये माइनस होगा ना, तो 2 की पावर n-1/2। तो सीधा मैं लिख देता हूं 2, 5 माइनस 1 बराबर होगा 4, माइनस इधर कितना होगा 5 माइनस 1 यानी 4/2 यानी कि 2 की पावर 2। तो कितना हो गया ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 यानी कि 12। फिर मीजो की संख्या कितनी होगी, मीजो की संख्या होगी 2 की पावर n-1/2, यानी सीधा सा मतलब है कितना 5-1 यानी कि 4/2 यानी 2 की पावर 2 यानी कि हमारे पास हो गया 4। कुल कितना होगा, कुल होगा 12-4 बराबर 16। इस प्रकार से आपको ज्यामितीय समावयवों की संख्या और प्रकाशीय समावयवों की संख्याओं को कैलकुलेट करना है। चूंकि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं तो इतने सारे एग्जाम्पल पे काम करना बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो कि हमने आपको दिया है काफी चीजें। तो इस आधार पर प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला तो आपको मिल गया, याद करके रखना पड़ेगा, यही ट्रिक है, यही फॉर्मूले है। अगर हम इस तरह संरचनाओं को बना के देखेंगे तो शायद कभी भी इसके समावयवों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो समावयवों की संख्याओं को कैसे निकाला जाता है हम साधारण अणुओं में भी देख लेते हैं आने वाले अभी। तो चलिए हम देखें आगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्विज। तो पहला प्रश्न आपके पास ये है, ये जो प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न आपको बताऊंगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि आप पहले इन एग्जामों में यानी कि नीट के एग्जाम में इन सारे प्रश्नों को देखा जा चुका है। तो चलिए आप बना पाते हैं कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन मैं IUPAC से ले रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि IUPAC नेमिंग करने से बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लियर हो जाता है। फिलहाल इसका नाम क्या होगा बताएं। यौगिक का IUPAC नाम है, इसका नाम क्या होगा? क्यों? चलो बताओ। कम तो नहीं मैं तो फिर इसका नाम क्या होगा? तो फिर क्या दिक्कत है, खानी तो बना भाई घर है तो क्या दिक्कत है, क्यों पागल तुम, पढ़ाई वढ़ाई चक्कर मत करो। सोच लिया आपने। सबसे पहले ये देखो कि कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है, डबल बार और जो क्रियात्मक समूह है क्या सेम क्रियात्मक समूह के अलग अलग है,
यदि अलग अलग टाइप का क्रियात्मक समूह है तो एक मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और उसके बाद जो है वो गौण होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट होगा, प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह कहलाएगा। चलिए, अब आपने पहचान लिया कि दो क्रियात्मक समूह है। अब नंबरिंग करो, किस दिशा से करोगे? हाँ, आप जो नाम यहां पर लिखोगे, यहां पर छांटो मत, आप सिर्फ इसका नाम पता लगाओ कि इसका नाम क्या होगा। इसमें से अगर छांटोगे तो शायद गलती कर लो, तो आप अपने तरीके, जिस विधि से आपने नामकरण करने आता है आपको, उसी तरीके से इसका नामकरण करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो क्रियात्मक समूह नजर आ रहे हैं। एक है ये वाला एल्डिहाइड CHO और दूसरा है ये वाला कीटोन C डबल बॉन्ड O। अगर इसको मैं ओपन कर दूं तो मुझे स्ट्रक्चर नजर आएगा कुछ ऐसा, HCH, ये CHO है, CH3 है। ऐसे ओपन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो लाइन स्ट्रक्चर से, CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर ये CH3 है। मतलब मैं इसको देख रहा हूं इस रूप में, ऐसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा? अब इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह आपको पता चल गया कि भाई ये है। अब क्या करोगे? इसके कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए, क्योंकि वो सिरे वाला कार्बन है और क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन है और मुख्य क्रियात्मक समूह है तो वो कार्बन पहला कार्बन होता है, तो ये पहला कार्बन हो गया। उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद इतना आगे जाओ कि जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो जाएगा, डबल बॉन्ड भी है, तो तीसरा क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड भी है। 3, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक पहुंचा, तब ये साइड चेन हो गया। ये कीटोन है। कीटोन को एक नाम दिया जाता है, प्रीफिक्स नेम दिया जाता है, वो है कीटो या ऑक्सो। अब यहां पर देखना पड़ेगा कीटो शब्द उपयोग किया गया कि ऑक्सो। देखो कीटो शब्द है, कीटो शब्द है, ऑक्सो शब्द यूज नहीं किया गया, मतलब हमको कीटो पे काम करना पड़ेगा। तो ये नाम कीटो के लिए हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो इसका नाम M से स्टार्ट होता है, इसका नाम K से, KLMN, KLM, तो K पहले आता है, ये बाद में आएगा। तो ये 3 कीटो और ये 2 मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल। अब मेन चेन का नाम करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। फिर है डबल बॉन्ड, बॉन्ड का नाम लिखना पड़ता है इसमें, तो डबल बॉन्ड है 4 5 के बीच में, यानी कि 4 EN। E नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड के लिए हम अल सफिक्स यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 पर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल, इनल। तो 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल, यहां पर 3 कीटो 2 मिथाइल, इस जगह पर एक चीज छूट गया है, 3 कीटो 2 मिथाइल, 3 कीटो 2 मिथाइल, यहां पर आना चाहिए हेक्स, 2 मिथाइल 4 ऑक्सो। ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहां पर 4 ऑक्सो 4 पर भी नहीं है, ये 3 पर ही है। तो यहां पर सीधा सा नाम मान के चलिए कि इस जगह पर हेक्स लिखा नहीं गया है, बस ये नाम हो जाएगा 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 5 इनल। ये डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए साहब आगे एक प्रश्न है, ये एक यौगिक किरेल माना हुआ किसी विशिष्ट घोलक में समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन नहीं करता है, इसका अर्थ हो सकता है। एक यौगिक किरेल है, उसमें किरेलिटी है, एक यौगिक है जिसमें किरेलिटी है, पर उसको क्या किया गया, किसी विशिष्ट घोलक में घोला गया, विलायक में घोला गया, जिससे विलयन प्राप्त हुआ। यह विलयन जो है ध्रुवित प्रकाश किरण का घूर्णन नहीं करता है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? यहां पर समझे, पहला लिखा हुआ यौगिक निश्चित रूप से किरेल नहीं है। यहां पर दूसरी बात कहता है कि यौगिक निश्चित रूप से मीजो है।
सी कहता है यौगिक में कोई यौगिक नहीं है, यानी कोई भी यौगिक ऐसा नहीं है जो प्रकाश को ध्रुवित कर ले। फिर होता है यौगिक में रेशमिक मिश्रण है। आप बताएंगे इसमें क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्ट का एक अपना अर्थ है और इस लाइन का भी एक अपना अर्थ है। चलिए भाई बताइए, कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, सोच लिया ना आप लोगों ने। देखिए किरेल माना गया है। किरेल का एक अर्थ तो यही होता है कि कार्बन की चारों संयुक्ताएं अलग अलग समूहों से जुड़ा होता है, यही अर्थ होता है इसका। और दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जो संरचनाएं आपको मिलेंगी उनके साथ वो अध्यारोपित ना हो सके। ये दो अर्थ निकलता है इसका। तब यहां पर बोला है कि निश्चित रूप से किरेल नहीं है। जब यहां किरेल बना गया है तो यहां पर किरेल नहीं वाले शब्द पे ये गलत हो गया। दूसरा, निश्चित रूप से मीजो है, यानी जो यौगिक है वो मीजो है। अगर मीजो होता है तो वो प्रकाश को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा। ये बात भी सही है, क्योंकि एक पार्ट जो है एक प्रकाश को क्लॉकवाइज और दूसरा पार्ट प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहां पर यह बात तो सिद्ध होता है कि मीजो है, किरेलिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं टार्टरिक एसिड, COOH COOH OH ये इसमें क्या हुआ, ये प्रकाश को क्लॉकवाइज, ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इससे टोटल हुआ क्लॉकवाइज। अब ये मैं सोचता हूं कि इसके OH एक ही साइड आ गया इस तरह से, तब ये क्या करेगा, प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये प्रकाश को प्लस यानी कि क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे माइनस दिशा में, तो ये प्रकाश को घुमा नहीं पाया, यानी कि ये क्या है, मीजो है। अब यहां पर एक और बातें देखते हैं। चलिए, यहां पर कुछ जगह मिल गया है आंसर देने का, राइट होने का। फिर बोलता है यौगिक में कोई यौगिक नहीं है। मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई किरेल कार्बन वाला यौगिक है। फिर बोलता है यौगिक रेशमिक मिश्रण है। रेशमिक मिश्रण इसमें मतलब D और L यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने वाला और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला दोनों पदार्थ समान अणुक मात्रा है, यानी कि समान मात्रा में है उस पदार्थ में। अब किरेल है, ये भी बात हो गई यहां पर, या मीजो है, ये भी बात हो गई। और दूसरी बात करता है कि ये एक दूसरे को रिड्यूस कर देगा क्लॉकवाइज। कुछ आधा पदार्थ जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, आधा पदार्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि D और L यानी रेशमिक पदार्थ का मिश्रण है, या रेशमिक मिश्रण है। D और L दोनों पदार्थों का इसमें मिश्रण है, यानी कि पूरा चांस है कि ये भी पॉसिबल है। अब सवाल ये होता है कि मैं मीजो वाले के राइट करूं कि रेशमिक वाले को राइट करूं। तो एक बात बता दें, यहां पर फिर से पढ़ लेते हैं। एक यौगिक किरेल माना हुआ किसी विशिष्ट घोलक में समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन नहीं करता है, यानी इससे जब समतल ध्रुवित प्रकाश किरण गुजरती है तो वो ध्रुवित नहीं कर रहा है, जबकि किरेलिटी है। तो अगर हम इस अणु को दूसरे इसके दर्पण प्रतिबिंब रूप के साथ अगर रखें तो वो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पाएगी, ये भी सही है, क्योंकि दो जगह पे किरेल पॉइंट है। यहां पर अगर वो पदार्थ मिश्रित नहीं है तो ये राइट होगा, और वो पदार्थ अगर मिश्रित है D और L का तो ये राइट होगा। तो सवाल ये होता है कि बहुत सारे लोग इसको राइट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको राइट कर रहे हैं। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा दोनों ही राइट है, लेकिन परफेक्ट अगर राइट बोले तो इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पदार्थ जो है अगर मिश्रित है D और L, अगर उनमें बराबर मात्रा में कभी भी D और L नहीं मिश्रित रहता है, यह भी ध्यान रखिएगा, बराबर मात्रा में D और L नहीं मिश्रित रहता है, तब की कंडीशन में यह होगा प्रकाश को वो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा थोड़ा, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा थोड़ा। तो इस जगह पर यह गलत हो सकता है। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, आप इस जगह पर बहुत ज्यादा परेशान ना होने की जरूरत है। अगर आप जिस जगह पे एग्जाम दिला रहे हैं उस स्थिति में आप D को राइट कर सकते हैं, पर मीजो भी राइट होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कंफ्यूजन आएंगे जरूर, ठीक है। और ये A और C पूरी तरह से गलत है। अगर बच्चा इसको राइट करता है, इसको राइट करता है, दोनों कंडीशन में आप राइट हो। फिलहाल D
नॉर्मली जो एग्जाम्स वगैरह में इसी को राइट करते हैं, तो मैं इसी चीज के बारे में बात करूंगा, डी को राइट करते हैं लोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक किरेल नहीं है? अब इसमें किरेल कार्बन नहीं है जिसमें, उसको ढूंढना है हमें। आपके पास फॉर्मूला दिया गया है, अब सीधी सी पहले पढ़ेंगे। आपको यहां पर समावता की बात चल रहा था, यहां पर प्रकाशीय समावता की बात चल रहा है, लेकिन या किरेल बोल दिया तो प्रकाशीय समावता की बात चल रहा है और हम नामकरण में चले गए। मतलब ये कुछ बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या नामकरण को इतने विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क्या एग्जाम में नामकरण आता है, आईयूपीएसी नामकरण? बिल्कुल, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ओपन कर लीजिए, आपको मिलेगा नामकरण। दूसरी बात, अगर मान लो नहीं भी आता है नामकरण, मान लेते हैं नहीं, नामकरण को हम छोड़ दें, आईयूपीएसी नामकरण को छोड़ दें, तो हमारे पास दूसरी जगह पर इसका यूज होने वाला है क्वेश्चंस का। जैसे ये आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन में नामकरण से संबंधित बातें हो गई, यानी फाइनली आपको इसका आंसर देना ही पड़ेगा, आपको नामकरण को सीखना ही पड़ेगा। फिलहाल चलिए, इसमें कौन सा आंसर सही है? निम्न में से कौन सा यौगिक किरेल नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा यौगिक किरेल नहीं है? चलो कोशिश करो। तो कोई जवाब है आपके पास? हाँ जी, तो फिलहाल फर्स्ट को कहते हैं ए, ब्यूट एंड 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूट मतलब होता है 1 2 3 ये 4, 2 पर ऑल, सिंगल बॉन्ड है 2 पर ऑल, तब ये CH3 हो गया, ये H हो गया, ये CH2, ये CH3 हो गया। इस कार्बन को देखें कि इस कार्बन से चारों चीजें अलग अलग जुड़ा हुआ है, ये किरेल है। बी में चलते हैं, 2 डाइब्रोमोपेंटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5, 2 3 डाइब्रोमो, 2 और ये 3 डाइब्रोमो पेंटेन, ये CH3 हो गया, H और ये CH2 CH3। इस कार्बन को चेक करो, सब अलग अलग जुड़ा है इस कार्बन पे, तो यहां पर 2 जगहों पे किरेलिटी है, इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये भी किरेल है। सी पे बात करते हैं, 3 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, ये 3 ब्रोमोपेंटेन, तो ये CH3 CH2 CH2 CH3 H। इस कार्बन को चेक करो कि इधर वाला संरचना, इधर वाला संरचना, 2 संरचनाएं समान हो गई हैं, 2 वैलेंसी समान समूह से जुड़ा हुआ है, इसमें किरेलिटी नहीं है। यही तो ढूंढने के लिए बोला जिसमें किरेलिटी नहीं है, तो आपके पास हो गया सी ऑप्शन राइट हो गया आपके लिए। ठीक है, चलते हैं। अब आंसर मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहते तो जा सकते हो। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, चलो डी को भी चेक कर लेते हैं। प्रोपेन 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी, ये लीजिए। सीधी सी जवाब है कि इस जगह पर ये दोनों कार्बन मिथाइल मिथाइल समान हो गया, ये भी, इसमें भी नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी, इसमें भी किरेलिटी नहीं है। फिलहाल सी ऑप्शन आ गया है, वहीं पे चलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समपक्ष विपक्ष समावता को प्रदर्शित करता है? अब यहां पर समपक्ष विपक्ष यानी सिस ट्रांस की बात कहा है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सी समावता को दर्शा रहा है? संरचनात्मक समावता में से कोई है या त्रिविम समावता में से कोई है? त्रिविम समावता में से कोई है, तो त्रिविम समावता में से कौन सी है? सोचें, त्रिविम समावता में से ये होगा कौन सा? ज्यामितीय समावता को दर्शा रहा है। तब देखें, ब्यूटेन 2 ब्यूटेन, 1 2 3, नहीं 2 ब्यूटीन है बेटा ना, इसको ठीक कर लेते हैं। ये क्या होगा? 2 ब्यूटीन, ये वाला। दूसरा है ब्यूटेनॉल, ये ए हो गया ब्यूटेनॉल,
ब्यूटाइन, ये बी हो गया, और ये मैं आपको सी को लेता हूं, ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 1 2 3 4, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। और डी क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, ब्यूटिनॉल, 2 ब्यूटिनॉल, ये लीजिए ऐसा है कुछ। टू ब्यूटिनॉल, 2 पर ये ऑल है, और ये क्या बोलता है, ज्यामिति समपक्ष विपक्ष प्रदर्शित करता है। अगर हम शुरू वाले में चलते हैं, ए वाले में, तो ब्यूटेनॉल, ये देखिए ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन, तो इस जगह पर आप क्या देख रहे हो, डबल बॉन्ड सी है, और इस जगह पर एच है, इस जगह पर OH क्या बोलते हैं, एच है। इस जगह पर देखो, इस जगह पर CH3 है, CH3 CH ले लीजिए, और इसमें क्या है, CH3 CH, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसका मतलब है कि एक संरचना ये समपक्ष हुआ, और दूसरा क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C CH3H, ये दोनों में आप देख रहे हो कि ये सिस ट्रांस को दिखा रहा है, यानी कि आप देख रहे हो कि प्रदर्शित करता है ए वाला। तो ये हुआ इसका आंसर। हम आगे की क्लास में ये देखेंगे समावयवियों की संख्या का निर्धारण करना, DU क्या है, और इससे संबंधित हम बातें करेंगे कि आज हमने देखा था ज्यामितीय समावयवियों की संख्याओं को ज्ञात करना या प्रकाशीय समावयवियों की संख्याओं को ज्ञात करना, लेकिन अगली क्लास जो होने वाली है वो संरचनात्मक यौगिकों की, संरचनात्मक समावयवियों की संख्याओं को ज्ञात करना, जिसके अंतर्गत हम DU पढ़ेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि प्रकाशीय समावयवताओं को हम किस किस तरह से और प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।